किस्सा गोई में आप सभी का स्वागत है। किताब का नाम है अक्टूबर जंक्शन और लेखक का नाम है दिव्य प्रकाश दुबे। आइए चलते हैं अगले भाग पर। 11 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप और चित्रा को घाट में पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। इसकी वजह चित्रा नहीं थी, वह तो तुरंत तैयार हो गई थी, लेकिन सुदीप ने ही वॉशरूम में कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया। खैर, होटल से निकलते हुए सुदीप ने रिसेप्शन पर कार के लिए कहा तो चित्रा ही बोली, पागल हो क्या, ऑटो से चलते हैं। दौड़ते भागते दोनों घाट पर पहुंचे। चित्रा ने पहले से ही एक नाव वाले को फिक्स कर रखा था। जैसे ही दोनों नाव में बैठे, एक बाबा आकर नाव में बैठ गए। हालांकि दोनों ने पूरी नाव बुक की थी, लेकिन बाबा ने हिलने का नाम नहीं लिया। नाव वाले ने बाबा को 2-4 बनारसी गालियां भी दी, लेकिन सुदीप ने नाव वाले को इशारा किया कि बाबा को साथ में चलने दिया जाए। तभी नाव वाला बोला, सर आप जानते नहीं हैं ये बाबा को, ये आदमी हैंडपंप है, कितना अंदर है पता नहीं, कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, पहले भी कई कस्टमर खराब कर चुका है। बाबा ने तुरंत जय भोलेनाथ बोलकर आसमान की ओर देखा। नाव वाला बाबा से अच्छा खासा गुस्सा था। वह दोबारा बोला, साहब जितनी देर भांग पीता है बस उतनी देर होश में रहता है ये बाबा। जैसे ही नाव चलकर घाट से थोड़ी दूर आई तो नाव वाला बोला, नौकरी चाकरी बेटी बेटा जो मांगना है गंगा जी से मांग लीजिए। तभी चित्रा बोली, रिटायरमेंट मांग लो। यह सुनकर नाव वाला बोला, अभी तो भैया की नौकरी नहीं होगी, दीदी आप अभी से रिटायरमेंट मांगने लगी। यह सुनकर सुदीप ने नाव में एक बड़ा कंकड़ गंगा में फेंकते हुए कहा, अच्छी नौकरी ही मांग लेता हूँ। यह बोलकर सुदीप ने आंखें बंद कर ली। नाव वाला देख रहा था कि चित्रा ने आंखें बंद नहीं की। वह बोला, दीदी आप भी सच्चे मन से कुछ मांग लीजिए, गंगा मैया सदियों से सब दे रही है। उधर बाबा यह सब कुछ देखकर चुप थे। सुदीप ने आंखें खोलकर कहा, बाबा कुछ सुना दीजिए। बाबा के हाथ में मंजीरा था। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सुदीप की ओर से चेहरा हटाकर आसमान की तरफ देखने लगे और 2 मिनट बाद सुनाना शुरू किया। सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा, ये धूम धड़का साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल, एक दिन का साथ न जावेगा, मौकूफ हुआ जब अन्न और जल, घर बार अटारी चौपारी क्या खासा, तन सुख है मसलन, क्या चिलमन पर्दे फर्श दे, क्या लाल पलंग और राजमहल, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। बाबा सुनाते हुए बिल्कुल ऐसे मगन हो गए थे जैसे भोले बाबा से सीधा कांटेक्ट हो गया हो। बाबा सुनाने के बाद जब चुप हुए तो चित्रा ने पूछा, बाबा आप जो सुना रहे थे वो कबीरदास का है ना? बाबा गुस्सा होते हुए बोले, नसीर अकबरबादी नाम का बड़ा शायर हुआ था बेटी, वो भी कबीर था। तुझ में मुझ में इस लड़के में सबके अंदर कबीर है। इसके बाद बाबा बहुत देर तक कुछ न कुछ गाते रहे, लेकिन सुदीप को सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा वाली लाइन चिपक गई थी। बाबा को नदी के पार रामनगर महल की तरफ जाना था। बाबा नदी की दूसरी तरफ उतर गए। बाबा जब नाव से उतरकर जा रहे थे तो सुदीप ने उनको वापस बुलाया। उसकी जेब में करीब 7,000 रुपए कैश था। उसने सब उठाकर बाबा के हाथ में रख दिए। बाबा ने मंजीरा बजाया और सुदीप के कान के पास आकर धीरे से बोले, जय भोलेनाथ, परेशान मत हो,
जितना लुटाएगा उतना ही आनंद आएगा, तू कबीर है कबीर। सुदीप ने और भी कुछ सवाल पूछना चाहा, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस नदी के पास से मुट्ठी भर रेत उठाकर हवा में छोड़ दी। रेत कुछ देर तक उड़ती हुई नीचे रेत में जाकर मिल गई। नीचे पड़ी हुई रेत को देखकर ये पहचानना मुश्किल था कि हवा से उड़कर कौन सी रेत गिरी थी। बाबा धीरे धीरे चलते हुए नजरों से ओझल हो गए। हवा में रेत के मिलने और फिर से रेत में मिल जाने के हजारों मतलब हो सकते थे, जैसे कि हर आदमी एक दिन रेत बन जाएगा, रेत जिसमें बैठकर लोग जिंदगी के बारे में बात करेंगे। सुदीप को अपना मतलब तब तक नहीं मिला था। नाव वाला बोला, क्या सर, ये बाबा कुछ भी बोलता है, आपको इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे। सुदीप कुछ नहीं बोला। चित्रा ने भी रात को यही बात कही, तुम पागल हो क्या, कोई पैसे ऐसे उड़ाता है, इससे अच्छा तो अनाथालय में पैसे दे देते। तभी सुदीप बोला, चित्रा यार प्लीज। सुदीप ने चित्रा को चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद चित्रा ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। सुदीप अभी तक नदी के किनारे वाली रेत को देख रहा था। सूरज अब तक ठीक से उग चुका था। सुदीप कभी घड़ी नहीं पहनता था, इसलिए उसने नाव वाले से टाइम पूछा। नाव वाले ने बताया कि करीब 7:30 बज चुके हैं। सुदीप बोला, थोड़ी देर हो गई। चित्रा ने स्टाइल मारते हुए कहा, बनारस में किसी बात के लिए भी देर नहीं होती। सुदीप ने कहा, देर नहीं हुई तो ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। चित्रा ने कहा, छोड़ो यार, तुम भी कहाँ इतना बड़ा सवाल लेकर बैठ गए, नहीं बताना। सुदीप ने कहा, अरे बताओ। चित्रा ने कहा, बोला तो नहीं बताना। सुदीप ने कहा, ऐसे कैसे नहीं बताना, बताओ। सुदीप के बार बार पूछने पर चित्रा ने आखिर बता ही दिया। चित्रा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मुझे हर कोई पहचाने, मेरे अपने कमाए हुए खूब पैसे हो, मेरी किताबें लाखों में बिके, हर जगह मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए, न्यूज़पेपर में फोटो आए मेरी, न्यूज़ रूम में मुझे बुलाया जाए। इन शॉर्ट, चित्रा पाठक को कोई अवॉइड नहीं कर पाए। तभी सुदीप बोला, तो चित्रा मैडम रिच एंड फेमस पेज 3 सेलिब्रिटी होना चाहती है। चित्रा ने कहा, हाँ ऐसा ही समझ लो। सुदीप ने कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है। चित्रा ने कहा, मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं पिछले 3 साल से एक किताब पूरी नहीं कर पाई। सुदीप ने कहा, जाओ बच्चा, वरदान देते हैं तुम्हें, एक दिन तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेखिका बनोगी, बड़ी राइटर हो जाओगी तो भूल नहीं जाओगी ना। सुदीप ने कहा। चित्रा ने कहा, वेल, बाद में मैं तुम्हें पहचानूंगी या नहीं, अभी से इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। चित्रा और सुदीप ठहा कर हंस पड़े। नाव थोड़ी देर तक घाट के पास होते हुए वहीं लौट आई जहां से शुरू हुई थी। घाट आ चुका था। सुदीप ने कहा, चलो कुल्हड़ वाली चाय पिलवाओ, एक भी पैसा नहीं है जेब में। चित्रा ने 2 कुल्हड़ चाय ली और वहीं सुदीप के पास पड़ोस में बैठ गई। चित्रा अपनी कहानी का अंत ढूंढ चुकी थी और सुदीप अपनी कहानी की शुरुआत। चित्रा ने कुल्हड़ की चाय को खत्म करते हुए कहा, कुल्हड़ वाली चाय जल्दी खत्म हो जाती है। सुदीप ने कहा, हाँ, छुट्टियां भी। चित्रा ने कहा, तुम्हारा अपडेट तो मुझे अखबारों से मिलता रहेगा। सुदीप ने कहा, हाँ पक्का, तुम भी अपनी किताब खत्म करना तो बताना। चित्रा ने कहा, पक्का बताऊंगी। सुदीप ने पूछा, कब मुलाकात होगी अब? सुदीप ने ये सवाल क्यों पूछा होगा, इसकी एक ही वजह समझ में आती है। सुदीप अगर रात में चित्रा के सामने रोया नहीं होता तो शायद वह यह सवाल नहीं पूछता। कुछ भी हो, अगर कोई लड़का किसी के सामने रो देता है तो वह सामने वाले के करीब अपने आप आ जाता है।
लड़कियों के साथ भी शायद ऐसा होता हो। साथ रोना, साथ हंसने से ज्यादा बड़ी चीज होती है। चित्रा ने कहा, तुम्हारे पास टाइम कहाँ होगा? सुदीप ने कहा, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। चित्रा ने कहा, नहीं मत करना। चित्रा ने दूसरी कुल्हड़ वाली चाय लेते हुए कहा, लेकिन फिर उसने बाद में जोड़ा, हाँ अगर किसी दिन बहुत उदास हो तो कॉल करना। सुदीप ने कहा, तुम उदास होगी तो क्या करोगी? चित्रा ने कहा, मुझे मालूम है तुम बिजी हो, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। यह वो पल था जब सुदीप को पहली बार अपनी जिंदगी से नफरत हुई। क्यों था वह इतना बिजी? क्यों उसके पास किसी भी चीज के लिए बहुत कम टाइम था? क्यों उसको अपने 35 साल का होने की जल्दी थी? हम लाइफ में इतना बिजी होकर क्या ही उखाड़ ले रहे हैं? लाइफ में अगर कुछ उखाड़ने लायक है तो वो है फुर्सत। यह वह पल था जिसमें सुदीप को कोई बड़ा फैसला लेना था। सुदीप ने कहा, तुम्हारा जिस दिन रोने का मन करे उस दिन कॉल कर लेना, मैं आने की कोशिश करूंगा। चित्रा ने कहा, देखो करोड़पति इंसान, एक कुल्हड़ वाली चाय का इतना एहसान मत मानो। वैसे भी मेरी लाइफ तो हैपनिंग होने वाली है। तुम्हारा कभी रोने का मन करे तो तुम कॉल कर लेना, ठीक है? यह घटिया सी तसल्ली कि जब तुम्हें अकेला लगे तो मैं हूं, शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली है। दुनिया में इतना कुछ है करने को, फिर भी आदमी अकेला हो जाता है। प्यार की कहानियां इसलिए प्यार करने वालों के मरने के बाद भी जिंदा रहती है, क्योंकि उनके अंत में उम्मीद हो न हो, लेकिन उनकी शुरुआत एक सुई की नोक जितनी उम्मीद से होती है। सुदीप और चित्रा ने एक साथ कहा, चले? दोनों ने साथ साथ सुना, थोड़ी देर में। सुदीप ने अपने सबसे छोटी उंगली से चित्रा की सबसे छोटी उंगली को गले लगाया। दोनों उंगलियां मिलकर खुश हुई, थोड़ा सा रोई। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली से पूछा, अब कब मिलना होगा? सुदीप की उंगली ने कहा, पता नहीं। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली को ऊपर से नीचे तक छूकर कहा, पता करके बताओ। कोई किसी को छोटी उंगली जितना भर भी सही से छू ले तो सब कुछ कितना आसान हो जाए। छूना जब केवल छूने के लिए हो, कहीं पहुंचने के लिए नहीं। जब शरीर एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की धूल साफ करने के लिए हाथ बढ़ाए। तन की धूल साफ करने के लिए दुनिया में कितना कुछ है, मन की धूल की दुनिया में कोई औकात ही नहीं। सुदीप ने पूछा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि साल में कम से कम एक बार मिले? चित्रा ने कहा, बहुत ही खराब आइडिया है। सुदीप ने कहा, 2 साल में एक बार? चित्रा ने कहा, उससे भी खराब प्लान है। छोटी उंगलियां एक दूसरे में उलझी और उदास थी। गंगा बनारस तक आते आते ठहर जाती है, ताकि उसके पड़ोस में बैठे लोग भी ठहर सकें। चित्रा ने कहा, हम तब मिलेंगे जब या तो बहुत खुश हो या फिर बहुत उदास हो। सुदीप ने कहा, ऐसे तो शायद कभी मिलना ही ना हो पाए। चित्रा ने कहा, प्लान नहीं करते हैं सुदीप, मिलना होगा तो मिल लेंगे। सुदीप ने कहा, चलो ये भी ठीक है। फ्लाइट कितने बजे है तुम्हारी? चित्रा ने कहा, 5:30। और तुम्हारी? सुदीप ने कहा, 6 बजे। चलो एक काम करता हूँ, एयरपोर्ट साथ चलते हैं, मैं तुम्हें होटल से ले लूंगा। चित्रा ने कहा, तुम मुंबई जा रहे हो? सुदीप ने कहा, हाँ, तुम बोलो तो दिल्ली से होते हुए चला जाऊं। चित्रा ने कहा, फ्लर्ट तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, और वो घाट से उठ गई। दोनों वहां से चले गए। पास पड़ा कुल्हड़ कूड़ेदान में छलांग लगाकर टूट गया, और टूटकर दोनों कुल्हड़ एक हो गए। गंगा जी ने दोनों को 80 से जाते हुए देखा। पिज्जेरिया के वेटर ने दोनों को एक साथ देखकर हवा में आंख मारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और कहानी के अगले भाग के लिए बने रहिए हमारे साथ।